हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव सभ्यता, मानव का जो विकास और अन्य वस्तुओं का जो विकास हुआ है, जो निर्माण हुआ है, धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में हुआ है, जिससे हमने प्रागैतिहासिक काल में देखा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण आया और धीरे धीरे मानव की जो क्रमबद्ध विकास के परिणाम स्वरूप परिवार से समाज, गांव, शहर इत्यादि जैसे सभ्यता और सभ्यता का धीरे धीरे क्या हुआ, निर्माण हुआ। और हम जानते हैं कि भारत की सबसे पहली जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले हम वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने के बाद भारत की सबसे जो प्राचीन जो सभ्यता थी वो क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इनके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसकी जो खोज का भी एक प्रकार का इतिहास, एक प्रकार का पृष्ठभूमि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता का भी रही है। जैसे देखिए, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कार्य में लाए गए थे, वो थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो थे वो 1826 हम जानते हैं कि 1826 में भारत पर किसका शासन था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो चार्ल्स मैसन जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, लेकिन उन्होंने विस्तृत रूप से खोज नहीं की थी, बल्कि ये कुछ छोटी मात्रा में बस कुछ जानकारियां बस दी गई थी और चार्ल्स मैसन का बस यही योगदान है। इसके बाद एक और 1800 जॉर्ज एलेक्जेंडर आए हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो थे वो 1856 में, एलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो 1856 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रभारी थे वो आए। उन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो देखिए जब ये भी उस समय क्या थे, प्रभारी थे, तो उस समय क्या था कि पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन, हम जानते हैं कि 1853 ईस्वी में क्या हो गई थी, भारत में रेल का शुरुआत हो गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का निर्माण शुरू थी। उस समय कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने की जो प्रचलन प्रारंभ थी, और उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रभारी थे वो थे एलेक्जेंडर कनिंघम साहब। तो रेलवे लाइन बिछ रही थी। हम जानते हैं कि यहीं पर पाकिस्तान, भारत के नाम उत्तरी जो पश्चिमी क्षेत्र में क्या था, भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता वहीं पर थी। तो जॉर्ज कनिंघम साहब को या चार्ल्स मैसन साहब को लगा होगा कि यहीं पर कोई बड़ा खंडर रही हो गई या कोई बड़ा महल रहा होगा। उन्होंने इसकी जो इतिहास थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भव्यता थी, उनको उन्होंने नकार दिया। और उन्होंने क्या किया, उसको नकार दिया और कई सारे ईंटों का जो प्रयोग उन्होंने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता जो रेलवे लाइन जो बिछ रही थी उसमें उन्होंने कई सारे ईंटों को लगा दिया और कई सारे खंडर जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी उन्होंने क्या हुआ, वो नष्ट हो गया। तो एलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्कृष्टता थी वो समझ नहीं पाए और उन्होंने काफ़ी जो इमारतें, बहुत सारा जो थी हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। इसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल साहब आते हैं 1921।
1921 में आए, जब उन्होंने इन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया, उन्होंने खोज पूरी तरह निकाल लिया और उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वो थी सिंधु घाटी खोज की। जो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा हुआ, सर जॉन मार्शल जो उसमें प्रभारी थे, और इनके दो व्यक्ति और थे, एक राखालदास बनर्जी और दूसरे थे, एक थे राखालदास बनर्जी और दूसरे दयाराम। दो व्यक्ति के रूप में क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता थी भारत की सबसे प्राचीन उत्कृष्ट वैभव क्या थी, सभ्यता थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ, खोज हुई। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इसके बाद विभिन्न उसके बाद क्या हुआ कि खुदाई शुरू हो गई, खोज शुरू हो गए और बड़े ही विस्तृत रूप में क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, खोज हुआ और कई सारे शहर की क्या हुआ, खोज किए गए। तो दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन आ सकता है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्कृष्टता थी उनको नकार दिए। तो एक क्वेश्चन बनेगा अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा उस समय प्रभारी किसने, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, उस समय प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। और कौन व्यक्ति, और राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के दो व्यक्तित्व में क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, खोज हुआ। अब इसका इतिहास हम देख लिए। देखिए अब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर अवस्थित थी भारत के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर अवस्थित थी और कराची से लाहौर तक क्या हो रही थी, रेलवे लाइन बिछ रही थी। अब शुरू करते हैं। तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले जेम्स मेसन ने क्या किया था, कुछ सूक्ष्म जानकारियां दी थी और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम साहब आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी जो उत्कृष्टता को नकार दी और कई सारे इमारतें को नष्ट हो गए, जिससे ईंटों को क्या किया, रेलवे लाइन में उन्होंने उपयोग कर दिए। और उसके बाद आए सर जॉन मार्शल के केंद्र में 1921 ईस्वी में क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हुई, खोज हुई। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 नाम हैं। तो देखिए पहला नाम क्या है, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इनका दूसरा है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कही जाती है। और तीसरा इसे आदि ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक युग भी इसे कहा जाता है। चौथा कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और एक और नाम है वो है परिपक्व काल, इसे परिपक्व काल भी कही जाती है। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो अन्य नाम है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसे आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता कही जाती है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है और ये परिपक्व काल भी कहा जाता है। इसे 5 अन्य नामों से जाना जा सकता है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस सभ्यता को परिपक्व काल कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को परिपक्व काल कहा जाता है। तो समझ गए यहाँ पर इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता की कैसे
खोज हुई और किनके द्वारा, उनका नाम ऐसा क्यों है। क्लियर हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी। अब इनके बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कही गई और आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता क्यों कही गई। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं अब। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता इसे इसीलिए कही गई ताकि देखें यहां पर इसलिए कही गई। देखिए यहाँ हिमालय है, हिमालय तिब्बत है, यहीं से एक नदी निकलती है, देखिए सिंधु नदी, यहीं से बहुत सारी नदी मिलकर निकलती है सिंधु नदी। और एक नदी यहाँ पर देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलती है, फिर एक यहाँ पर उत्तराखंड से गंगा नदी ऐसे निकलती है, तो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। और हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। अधिकतर भाग देखिए सिंधु नदी के किनारे हैं, इसलिए इसे कहा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। समझ गए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे पर ये बसा हुआ सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। बहुत सारे नदी है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध जो विस्तृत थी वो क्या थी, सिंधु नदी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। दूसरा देखिए हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली बार हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कही जाती है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। क्लियर। आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता इसलिए क्यों कही जाती है, इसलिए कही जाती है कि हम जानते हैं कि तीन भागों में मैंने बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें न लिखा गया हो न पढ़ा गया हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और आदि ऐतिहासिक काल उसमें कहा जाता है जो लिखा गया हो लेकिन पढ़ा न गया हो, इसलिए आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसे ही धारणा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि जो है लिखा तो गया है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांसा के अत्यधिक उपयोग के कारण इसे कांस्य युगीन की सभ्यता कही जाती है। कांस्य युगीन की सभ्यता इसे कही जाती है। अब आके इसको देखते हैं, इसका नाम क्या हो गया। अब इसके उद्भव के बारे में, इसका नाम हो गया ये। अब आगे देखते हैं इसका उद्भव को लेकर, उद्भव के लेकर, उत्पत्ति के लेकर। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में विभिन्न विचारकों का अनेक मत है। देखें, खासकर हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जिस समय खोज हुई थी उस समय भारत पर ब्रिटेनों का राज था और ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश तो हमारे यहाँ शासन करने इसलिए आए थे ताकि वो अपनी शासन की जो वैधता थी दावा कर रहे थे कि मैं तो इंडियनों को, पूर्व लोग को सब बना रहे हैं। लेकिन और उस समय अगर सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विस्तृत, इतनी प्रभावी अगर सभ्यता की अगर खोज हुई, तो जिसके कारण अंग्रेजों को भारतीयों के प्रति ईर्ष्या की भावना आने लगी और वो भारतीयों से क्या हुए, जलने लगे कि भारतीय इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी विस्तृत, इतनी अच्छी सभ्यता कैसे विकास कर सकता है। पश्चिमी विद्वानों ने कहा कि ये तो किसी अन्य ने, जो पश्चिमी के हैं वो आए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है, भारत तो इतना बड़ी सभ्यता के निर्माण कर ही नहीं सकता। तो इन सारे पश्चिमी जो विद्वानों ने कहा कि ये तो बाहर ही आया है और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया है, निर्माण किया है। लेकिन भारतीय मत ने कहा नहीं,
सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ है, जो विकास हुआ है, बना है, ये भारतीय संस्कृतियों की क्रमबद्ध योगदान है। ये क्रमबद्ध रूप से ग्रामीण संस्कृतियों से क्या बनी है, ये नगरीय सभ्यता बनी है। ये भारतीयों की सभ्यता है, न कि किसी बाहरी ने आकर सभ्यता को बसाया है या अनुकुच। तो अन्य रिसर्च भी हुए, लेकिन नवीन शोधों के ज्ञात पर यह आधारित है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता की जो निर्माण हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है, यहाँ की ग्रामीण संस्कृतियों से ही विस्तृत रूप से यहीं के कि लोगों के द्वारा हुआ है, न कि किसी बाहरियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। क्लियर हो गए? इसको उद्भव को लेकर आपको क्लियर हो गए, इसको विभिन्न विचारों का क्या है, मत है। लेकिन अंत तक जो नवीन शोधों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि नहीं, भारतीय जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, निर्माण भारतीयों के द्वारा हुआ है, न कि बाहरी द्वारा। क्लियर? अब देखिए इसके उद्भव हो गए। अब देखिए नाम हो गए 5 उद्भव। अब देखिए आगे इनकी खोज हो गई। अब इनका काल के बारे में देखिए, समय कि सिंधु, अब इनके काल के बारे में देखते हैं, टाइम के बारे में देखते हैं, काल के बारे में देखते हैं, टाइम का। देखिए टाइम में भी बड़ा कंफ्यूज है, विभिन्न विचारकों का इसमें भी विभिन्न मत है। किसी विद्वान ने कहा है कि नहीं 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल है, किसी ने कहा कि 2300 से लेकर 24 तक है, किसी ने कहा है कि 2200 से लेकर क्या है 1600 तक है, किसी ने 3200 से लेकर कहा है 3000 तक। तो विभिन्न विचारकों ने अपनी अलग अलग मत दिए हैं कि इसका काल निर्धारण करने में बड़ा क्या है, मत में क्या है, विभिन्नता है। लेकिन सामान्यतः अगर इसके काल के अगर बारे में अगर बात करें तो एग्जाम में अगर आएगी तो एग्जाम में आ सकता है कि 2500 BC से लेकर 1750 BC, ये लगभग इनका क्या है, सामान्यतः काल निर्धारण इसका किया गया है। इसमें भी बहुत विद्वानों का विभिन्न मत है। आ भी सकता है प्रश्न में और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेट को लेकर विद्वानों के प्रति, इतिहासकारों के प्रति क्या कंफ्यूज है। तो आ भी सकता है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, या कहीं 2400 दे दे, या 2400 से 1600 हो जाए, तो पर भी आंसर ठीक ही हो सकता है। आप वहाँ पर क्या करिए, चारों जो ऑप्शन होगा उसमें देख सकते हैं। तो चलिए इसका काल को लेकर भी विभिन्न विचारकों में मत है, विभिन्न विचारकों का क्या अलग अलग मत है। अब देखिए अगला टॉपिक, काल को लेकर हो गया। अब उसके आगे देखते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी जो है, अब इसके आकार के बारे में देखते हैं। आकार से भी क्वेश्चन पूछ देता है, आकार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार का है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से उत्तर यूपी से लेकर यहाँ तक महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के मध्य कुछ क्षेत्रों को लेकर क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ऐसे बना हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो त्रिभुजाकार आकार की है, देखिए त्रिभुज का आकार बन रही है। देखिए ऐसे त्रिभुज होता है, तो ऐसे इसको क्या करते हैं, इसको पलट दिए, तो देखिए ऐसे आकार में क्या हुआ है, बना हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार के आकार में है। कैसा है, त्रिभुजाकार के आकार में। किस आकार में है, त्रिभुजाकार आकार में है। वहां पर सबसे लंबी जो नदी है वो सबसे है कौन, सिंधु नदी क्या है, प्रमुख है। तो आकार हो गया कैसा, त्रिभुजाकार। तो इनकी नाम देख लिए, उद्भव, इनकी खोज, इनकी काल और इनके आकार के बारे में देख लेते हैं। अब इनके चौहद्दी के बारे में देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए आप जानते होंगे कि मुख्य दिशा क्या है, 4 है। इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तो देखिए उत्तर में है मांदा। देखिए यहाँ पर एक जगह है, वहां पर है क्या, मांदा, और मांदा क्या है, जम्मू कश्मीर में। मांदा है जी, जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो देख लीजिएगा। और पूरब में क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है कहां पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद दक्षिण में है दैमाबाद,
दक्षिण में यहाँ दैमाबाद होगा महाराष्ट्र, उत्तर में है यहाँ यूपी में तक होगा, यूपी में तक क्षेत्र है, दैमाबाद तक क्षेत्र है, यहाँ बलूचिस्तान तक क्षेत्र है, तो दैमाबाद। महाराष्ट्र तक क्षेत्र है। देखिए उत्तर में है क्या मांदा जम्मू कश्मीर में है, और उसके बाद पूरब में क्या है यूपी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और दक्षिण में क्या है दैमाबाद जो कहाँ है महाराष्ट्र में है, और पूरब में है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर याद रखिए। तो देखिए ये है उनकी चौहद्दी पुस्तिका की हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में सब उत्तर का जो से अंतिम बिंदु क्या है मांदा, दक्षिण की दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूरब की आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में क्या है बलूचिस्तान सुतका गेंडोर। तो ये है इनका आकार। तो देखिए ये है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना, उनके नाम के बारे में, उनकी खोज कैसे हुई, उनके उद्भव के बारे में क्या मत है, उनके काल के बारे में क्या है, उनके आकार के बारे में, उनकी जो चौहद्दी है उनके बारे में वो कहाँ अवस्थित है, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता, आदि ऐतिहासिक युग या कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उन्हें क्या कहा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनके विशेषताएं के बारे, अब देखिए एक और चीज देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है मुख्य तीन देशों से मिलकर बना हुआ है, 3 देशों में अवस्थित थी। पहला थी इंडिया में था, दूसरा पाकिस्तान, देखिए भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान, 3 में। सबसे ज्यादा क्षेत्र मिले वो भारत में मिले हैं, और नवीन शोधों के आधार पर और ज्यादा रिसर्च हुई स्वतंत्रता के बाद, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र मिले हैं भारत में, उसके बाद पाकिस्तान में, और मात्र 2 ही जगह अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्र मिले हैं। तो ये 3 देशों में एक क्या है विस्तृत में क्या वो बना हुआ है, और स्रोतों के आधार पर लगा है कि इसमें क्या कितनी जनसंख्या थी हड़प्पा सभ्यता की। लगभग जनसंख्या, लगभग एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, लगभग जनसंख्या 40 लाख रही होगी, जनसंख्या 40 लाख रही होगी हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इसको एकदम कंसाइज बात से इसकी क्या कर लेते हैं, पूरी संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इन्हें 5 नामों के जाना जाता है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। पहले वैदिक सभ्यता को प्राचीन मानी जाती थी। हम जानते हैं इनकी खोज 1826 में चार्ल्स मेसन साहब आए थे। उन्होंने सिर्फ संक्षिप्त जानकारियाँ दी थी, उन्होंने इतनी बड़ी खोज नहीं की थी। उसके बाद कनिंघम साहब, जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, कराची टू लाहौर रेलवे लाइन बिछ रही थी, कनिंघम साहब भी, उन्होंने इन सारी चीज़ों का जो इतिहास थे उन्होंने नहीं समझ सके। उन्होंने कई सारे इमारतों को नष्ट हो गया और ईंटों को उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में उन्होंने यूज कर दिया। उसके बाद आए सर जॉन मार्शल साहब आए, उन्होंने क्या, उनके द्वारा क्या, उन्होंने वो ये भी खुदाई में और जांच करने में बहुत उनको दिलचस्पी थी। उन्होंने इसको खोज करवाया और लखाल दास, दयाराम साहनी और अन्य खोजकर्ताओं के द्वारा खोज संभव हुआ और पता चला कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और सबसे उत्कृष्ट बेहतर सभ्यता बताई गई। उसके बाद अब उनको काल को उद्भव के बारे में देखें तो उद्भव के बारे में विभिन्न मत है, लेकिन नवीन शोधों के ज्ञान पर आधार हुआ है कि ये इसका जो विकास हुआ है भारत के लोगों से ही क्रमबद्ध विकास के रूप में इसका विकास हुआ है। काल को लेकर भी कई विद्वानों में मतभेद है, लेकिन समानता ये कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक आप याद कर सकते हैं। आकार इसका कैसा है तो त्रिभुजाकार आकार है और इसे 5 नामों के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आदि ऐतिहासिक युग, कांस्य युगीन सभ्यता, परिपक्व काल ETC। और ये 3 कितने देशों तक ये क्षेत्र में विस्तृत है हड़प्पा सभ्यता, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और लगभग यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, वो 40 लाख लगभग जनसंख्या थी। हड़प्पा सभ्यता के चारों क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो उत्तर में मांदा कहाँ जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद कहाँ महाराष्ट्र में है, और पूरब में आलमगीरपुर कहाँ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में बलूचिस्तान सुतका गेंडोर में है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम अब इनकी विशेषताएं के बारे में हम बात करते हैं।
चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं के बारे में हम बात करते हैं, इनकी विशेषताएं। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इस इनकी सबसे बड़ी जो विशेषताएं है वो है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और भारत की सबसे जो एशिया कह सकते हैं, एशिया का सबसे जो प्राचीन जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और क्या कौन सी सभ्यता थी ये? ग्रामीण या नगरीय? ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी। तो कौन सी तो ये क्या थी? नगरीय सभ्यता। और इनके जब भारतीयों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा क्रमविध विकास से क्या हुआ? सभ्यता का निर्माण हुआ। तो इनके मुख्य निवासी कौन थे? तो कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। कौन थे मूल निवासी? इनका कौन था मूल निवासी? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। इनका मूल निवासी कौन था? तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। आप जानते हैं, आप इसको याद कर लीजिए ऐसे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता थी। और इसका मुख्य निवासी कैसे थे? तो आप जनगण भरते हैं कि द्रविड़ उत्कल गंगल, द्रविड़ उत्कल गंग। तो जानिए कि द्रविड़ आ गए। तो द्रविड़ क्या है? इंडिया का चिन्ह है। तो मूल निवासी कौन है? द्रविड़। द्रविड़ आप जनगण मन से इसको याद कर सकते हैं कि द्रविड़ उत्कल गंग आता है ना जनगण मन में। तो याद कर ले कि इसके मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अब जानते थे इसके समकालीन के बारे में। और इनके समकालीन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए उस समय मान लेते हैं कि ये पूरा विश्व है, ये ग्लोब है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सिंधु सभ्यता है, इंडिया में क्या है? सिंधु सभ्यता क्या थी? विकसित थी। उसी प्रकार यहाँ पर मिस्र में भी एक था मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। और उसी समय में एक था चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। और इराक में था एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 सभ्यता उस समय थी। तो 4 सभ्यता, ऐसा ही नहीं कि पूरा पृथ्वी पर केवल सिंधु सभ्यता थी और कोई सभ्यता नहीं थी। तो ये 4 सभ्यता इनके समकालीन थे। इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों की बीच की भूमि को हम कहते हैं मेसोपोटामिया। कहाँ थी? इराक में थी। और ये मिस्र की सभ्यता, नील नदी आप जानते होंगे कि नील नदी के किनारे स्थित था, उसे मिस्र की सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता अपना भारत में थी और यहाँ के भारतीय उपमहाद्वीप में थी। और एक चीन की सभ्यता थी। तो उस समय ये 4 सभ्यता क्या थी? समकालीन थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता etc। तो इन सारी चीज क्या थी? सभ्यता थी। ठीक। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, उद्भव, समय, काल, आकार, उसके चौहद्दी, उनकी विशेषताएं इत्यादि, उनकी जो मानचित्र इत्यादि के बारे में हमने जाना। अब इनके जो मुख्य शहर है उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद मुख्य शहर, इनकी विशेषताएं, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अन्य कुछ इनके बारे में फैक्ट होगा। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में हम जानेंगे। इसके लिए इसके साथ ही धन्यवाद। और एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दे, ताकि आप को भी एक बेहतर पढ़ाई मिल सके। आप वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हो गए।